सोचिए, 400 साल पुराने एक विशाल ग्रेनाइट की चट्टान, जिसे एक ऐसे अजय जीवित योद्धा में बदल दिया गया जिसने इतिहास रच दिया। आज के इस विश्लेषण में हम झांसी के किले की बात कर रहे हैं। ये महज पत्थरों का कोई ढांचा नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास का एक धड़कता हुआ हिस्सा है। और इस कहानी को गहराई से महसूस करने के लिए चलिए शुरुआत उन लाइनों से करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी सुनी है। बुंदेली हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये अमर पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं उस रानी के अदम्य साहस पर, जिन्होंने इस किले को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो आज की हमारी इस ऐतिहासिक चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले हम देखेंगे इस किले की नींव कैसे रखी गई, फिर इसकी वो कमाल की प्राचीन इंजीनियरिंग, उसके बाद इसकी अभेद्य सुरक्षा और तोपें, और आखिर में रानी लक्ष्मीबाई का वो शौर्य जिसे पूरी दुनिया जानती है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, एक अजय किले की नींव। साल था 1613। ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने प्राकृतिक रूप से सुरक्षित इस ग्रेनाइट की पहाड़ी को देखा और समझ लीजिए उन्हें अंदाजा हो गया था कि आने वाला समय सिर्फ तलवारों का नहीं बल्कि भारी तोपों का है, और उनका ये विजन इस चट्टान पर एकदम फिट बैठता था। अब यहाँ जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इनका प्राचीन जियोलॉजिकल टेस्टिंग का तरीका। मतलब उस समय कोई मशीनें तो थी नहीं, कारीगर चट्टान पर हथौड़े मार मार कर उसकी आवाज सुनते थे। जहां से भारी और ठोस आवाज आती, बस वहीं दीवार खड़ी की जाती। और पत्थरों को काटना, वो चट्टान पर आग जलाते और फिर अचानक ठंडा पानी डाल देते। तापमान के इस अचानक बदलाव से पत्थर एकदम साफ तरीके से टूट जाते थे। सच में क्या गजब का विज्ञान था। उस चट्टान जैसी मजबूत नींव के बाद अब आते हैं किले की बेमिसाल इंजीनियरिंग पर। आज जिसे हम बायो इंजीनियरिंग कहते हैं ना, उसी तकनीक ने इस किले को बिना एक भी बूंद आधुनिक सीमेंट के इतने भयंकर हमले झेलने के लायक बनाया था। सच कहूं तो ये पॉइंट बहुत ही हैरान करने वाला है। किले की दीवारों को जोड़ने के लिए एक अजीब लेकिन बेहद असरदार मसाले का इस्तेमाल हुआ था। इसमें था पका हुआ चूना, भुनी हुई सुर्खी, गुड़, बेल का गूदा और उड़द की दाल का लेप। जी हाँ, दाल और गुड़। इनमें मौजूद प्राकृतिक प्राइमर ने इन जॉइंट्स को इतना लचीला और भूकंप रोधी बना दिया कि तोप के गोलों के भयंकर झटके भी इन दीवारों का बाल बांका नहीं कर पाए। जरा सोचिए, 16 से 20 फीट, ये कोई छोटी मोटी चौड़ाई नहीं है, ये किले की दीवारों की मोटाई थी। पर बात सिर्फ मोटाई की नहीं थी, दिमाग देखिए। इन दीवारों को जानबूझकर ढलानदार बनाया गया था। मतलब अगर दुश्मन की तोप का कोई गोला दीवार से टकराए भी तो वो उसे भेदने के बजाय बस फिसल कर नीचे गिर जाए। है ना कमाल। और ये डिजाइन बनाने वालों की दूरदर्शिता को और साफ कर देता है। उन्होंने पहाड़ी को काट कर सीधे गुप्त रास्ते नहीं बनाए, बल्कि घुमावदार रास्ते बनाए। ऐसा क्यों? ताकि उस पूरी पहाड़ी और चट्टान की जो असली मजबूती है, जो उसका पूरा वजन सहने वाला स्ट्रक्चर है, वो कभी कमजोर ना पड़े। अब हम सब जानते हैं कि घेराबंदी के समय पानी किसी भी चीज से ज्यादा कीमती होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां एक एकदम परफेक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया। छतों का सारा पानी बहकर ग्रेनाइट के बड़े बड़े टैंकों में जाता था। और मजे की बात, इन टैंकों में वही खास उड़द दाल और गुड़ वाला प्राकृतिक मसाला लगा था जो पानी को सालों साल तक एकदम शुद्ध रखता था। खैर, किले की बनावट और इंजीनियरिंग तो हमने समझ ली। अब चलते हैं इसके हथियारों की तरफ और देखते हैं कि ये किला भयंकर तोपों और सुरक्षा प्रणालियों से कैसे लैस था। यहाँ एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बात सामने आती है। रानी की सेना में एक तरफ तो मोहम्मद गुलाम गौस खान की कड़क बिजली तोप थी। अष्टधातु से बनी ये तोप सच में बिजली जैसी कड़कती थी। और वहीं दूसरी तरफ भवानी शंकर तोप थी, जिसकी कमान एक निडर महिला तोपची मोती बाई के हाथों में थी। हाथी के डिजाइन वाली इस तोप के बारे में माना जाता था कि इसमें देवी भवानी की शक्ति विराजमान है। पर इतनी भारी तोपें जब चलती हैं तो उनका झटका यानी रिकॉइल भी तो भयंकर होता है ना। तो उससे कैसे संभाला गया? प्राचीन इंजीनियरों ने सीधे बुर्ज बनाने के बजाय गोल बुर्ज बनाए ताकि झटके की शॉकवेव्स फैल जाए। तोप के नीचे ठोस ग्रेनाइट की कई परतें बिछाईं और उसी शॉक एब्जॉर्बिंग मसाले का इस्तेमाल किया ताकि दीवारें झटके से खुद ही न टूट जाएं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाकई बहुत शानदार है। तोपों के अलावा सुरक्षा की 3 खौफनाक लेयर्स और थीं। पहली,
मगरमच्छों से भरी गहरी खाइयां, दूसरी मोटे लोहे की चादरों और नुकीली कीलों वाले विशाल लकड़ी के दरवाजे जो हाथियों को भी रोक दें, और तीसरी सबसे खास दीवारों में बनी मोरी या छोटे छोटे लूप होल्स। यहां से रक्षक सेफली छिपकर तीर या मॉडर्न जर्मन मशीन गन तक चला सकते थे और बाहर से कोई उन्हें देख भी नहीं सकता था। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम और जज्बाती हिस्से पर, ये वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार आखिर कैसे रानी लक्ष्मीबाई के सर्वोच्च बलिदान का गवाह बना। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक त्रासदियां और जिम्मेदारियां रानी के कंधों पर आईं। 1848 में राजा गंगाधर राव से उनकी शादी हुई। 1851 में उन्होंने अपने सगे बेटे दामोदर राव को जन्म दिया और फिर दुखद रूप से उसे खो दिया। 1853 में आनंद राव को गोद लिया और फिर आया 1858, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस किले की 8 दिनों की वो ऐतिहासिक घेराबंदी की। इतने कठोर सैन्य माहौल के बीच भी रानी लक्ष्मीबाई की करुणा देखिए। पंचमहल, जो किले का 5 मंजिला महल था और जिसकी 3 मंजिलें अंडरग्राउंड थीं, वहीं रानी ने इंसानियत की खातिर किले के फांसी घर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। कहा जाता है कि एक बार वहां फांसी की सजा देखकर वो बेहोश हो गई थीं। 1858 में पूरे 8 दिनों तक अंग्रेजों ने इस किले पर तोपों के गोलों की बारिश कर दी, लेकिन वो बायो इंजीनियरिंग से बनी दीवारें वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उन्होंने रानी की उस प्रतिज्ञा का पूरा मान रखा जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आखिरी सांस तक इस किले की रक्षा करेंगी। इस घेराबंदी की बात हो और हम रानी के वीर कमांडर्स को याद न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 4 जून 1858 को गुलाम गौस खान, खुदाबख्श और मोतीबाई जैसे वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें किले के प्रांगण में ही एक साथ दफनाया गया, जो आज भी उनकी एकता और वफादारी का एक अमर प्रतीक है। लेकिन जब हालात एकदम बेकाबू हो गए, तब रानी ने किले की इस विशाल ऊंचाई का इस्तेमाल किया। कूदड़ स्थल नाम की वो जगह, जहां से अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर इस वीर माँ और योद्धा ने घोड़े पर बैठकर ग्रेविटी को मात देने वाली वो छलांग लगाई ताकि लड़ाई बाहर से भी जारी रहे। छलांग लगाने के बाद वो कामयाबी से कालपी तक पहुंच गई और पूरी बहादुरी से लड़ी भी, लेकिन सिंधिया परिवार से मिले धोखे के कारण उन्हें वो सैनिक कुमुख नहीं मिल पाई जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसी के चलते 18 जून 1858 को ग्वालियर में उन्होंने अपनी शहादत दे दी। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, इसकी अद्भुत इंजीनियरिंग और इसकी रक्षा करने वाले नायकों के बहे खून को देखते हुए क्या ये किला सिर्फ ग्रेनाइट पत्थरों का एक ढेर था, या फिर भारत के आज़ादी के संग्राम और विद्रोह की एक जीती जागती आत्मा? इस बारे में जरूर सोचिएगा।